हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स को शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, 11th क्लास में, क्योंकि आप लोग अगर अभी आप 10th में होंगे तो 10th से आप 11th में आए होंगे, तो 10th में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स उतना नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो 11th में हम लोग शानदार इकोनॉमिक के टर्म्स को भी समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग उसी तरीके से आगे लेकर चलेंगे। और सेशन 2024-25 के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि अगर आप लोग 11th सही तरीके से पढ़ लोगे तो आप लोग 12th भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर एक एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को शानदार तरीके से। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उस तरीके का पीडीएफ चाहिए, आप लोग प्रिंट करा के आप लोग पढ़ सकते हैं एग्जाम में, या फिर आप लोग उसको घर पर रख सकते हैं बाद में आप लोग रिविजन के लिए, तो वो चीज आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए एक कोड दिया गया, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो 11th में आ गए हो, कॉमर्स ले लिए हो, सब लोग बोलता है कि साइंस लेना चाहिए, लेकिन आपको कॉमर्स लिए हैं भाई। क्यों? कि साइंस, क्योंकि कॉमर्स आसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज आसान या हार्ड नहीं होता है। आपको पढ़ने के ऊपर है कि आप कितना आसान बनाते हो उसको, या कितना आप उसको सरल बना रहे हो, वो चीज आप पर डिपेंड कर रहा है। तो शानदार तरीके से आप लोग देखिए, और आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को शानदार तरीके से देखेंगे, और उसका भी आज पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर फर्स्ट है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। कौन? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन की, किसको हम लोग बोलते हैं भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि दो ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का। क्या? इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच होता है। इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच कौन कौन सा होता है भाई? एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप लोग 11th में पढ़ेंगे, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप लोग 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए 11th में एक आप लोगों का माइक्रो हो गया और दूसरा क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों चीज आप लोग यहाँ पर शानदार तरीके से पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और शानदार तरीके से पीपीटी भी आप लोगों को प्रोवाइड होगा या फिर पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, वहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, स्कोप के बारे में जानेंगे। ठीक है, दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, और एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, पॉजिटिव प्लस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी में सिंपल इकोनॉमी क्या होता है? ठीक है, सिंपल इकोनॉमी होता है, और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग शानदार तरीके से जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहला स्लाइड क्या है भाई? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, एक तरीके से समझिएगा। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ, अगर पूरे भारत देश के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लो कि पूरा इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या चीज हो जाएगा कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है बिग, मतलब अगर बिगर लेवल पर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया में अगर मान लो कि एक रिलायंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि ठीक है, कि रिलायंस इंडस्ट्री कितना पैसा कमा रही है, किसका कितना वैल्यूएशन है, मतलब हम लोग किसी एक इंडिविजुअल फर्म, वन इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, कि इसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। वो एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहां पर स्टडी करते हैं हम लोग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। कोई एक इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में जहां पर हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला गया है, कि एडम स्मिथ को क्या बोला गया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी बात याद रखिएगा। अब आते हैं इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी वैसा जगह होता है जहां पर जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, मतलब वर्क करते हैं, और वर्क करके वो अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। क्या? लिविंग को अर्न करते हैं, मतलब वहां जीने के लिए पैसे को अर्न किया जाता है। जैसे हमारे देश का इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में जितने भी लोग इंडियन हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं, वहां पर पैसे कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है दैट प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद द मीनिंग टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके अपनी नीड्स और वांट्स को। और वो कैसे कर सकते हैं? बाय मैन्युफैक्चरिंग, बाय कंजम्पशन, मतलब कुछ चीज बना के बेच के, कंजम्पशन करके, इन्वेस्टमेंट करके, या एक्सचेंज करके। ये सब सारा एक्टिविटी कहीं हो रहा है, दैट प्लेस इज नोन एज इकोनॉमिक। ये वैसा सिस्टम को इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं कि इकोनॉमी है तो भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो होगा ही, मतलब इकोनॉमिक में प्रॉब्लम होगा। अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया। तो 3 बताया गया जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, और वो क्या क्रिएट करता है? प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग।
अगर मान लो कोई भी चीज में प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो निकल के आता है। कौन सा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसकी वजह से? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से। और लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता कैसे है भाई? तीन कारणों से होता है। पहला स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स की कमी की वजह से। अगर मान लो कि कैपिटल, लैंड, लेबर, मतलब मान लो कि कैपिटल, आपके पास पूंजी की कमी हो गई, जमीन की कमी है, लेबर की कमी है, ये अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं है। तो जितना डिमांड हो रहा है उतना फुलफिल नहीं किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, जिसके वजह से स्कार्सिटी होता है। और जितना ज्यादा स्कार्सिटी उतना ज्यादा चॉइस में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स है, लोग जो है अपने अपने नीड्स को पूरा तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वांट्स और डिजायर, मतलब वांट्स मतलब इच्छा, और अपनी जो परम इच्छा है उसको भी पूरा करने में वो लगे पड़े हैं। इसका मतलब ये चीज के लिए कोई जगह नहीं है। आपको कपड़ा, मकान, घर अगर मिल गया, उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि भाई कार हो, उससे बड़ी कार हो, ये कार हो, 4-5 कारें हो। तो इसका मतलब क्या है कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से भी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कभी भी जो वांट्स है कभी भी खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग वाला है। ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इकोनॉमी आर नॉट ओनली स्कार्स, वो सिर्फ चीजों की कमी नहीं है, बट उसका दे आल्सो हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होता है। अलग अलग जगह पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, एक ही रिसोर्सेज का। अब ऐसा नहीं होता एक रिसोर्स से एक ही चीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे आते हैं। अब एक बहुत शानदार तरीका हम लोग यहाँ पर एक चीज डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे भाई? कि हमारा क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्या, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कि व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट डू मीन बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है, अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट जैसे मान लो कि कोई इकोनॉमिस्ट है, अब इकोनॉमिस्ट है तो या फिर कोई बंदा है, वो क्या बोल रहा है कि भाई हो सकता है कि आने वाले समय में, क्या हो सकता है, क्या कि हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे देश की जो हमारे देश का पॉपुलेशन जो है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगा चाइना से। तो ये भाई सही बात है। क्यों? क्योंकि 2025 या 2030 तक एस्टिमेट किया जा रहा है कि हमारे 2035 तक या 2030 तक हमारे देश का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा चाइना से। तो ये क्या है? प्रॉपर डेटा के थ्रू बता रहा है ना, प्रॉपर डेटा के थ्रू बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जिसको प्रूफ किया जा सके, वैसा चीज या वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ किया जा सके, वो चीज या वो स्टडी को हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। जो इज है, वॉज जो रहेगा, एंड विल बी जो बाद में भी होगा। जैसे हम लोग बोल दिए कि भाई जो, अगर हम लोग बोले कि इंडिया जो है वो अभी डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, इंडिया जो डेवलपिंग नेशन है और हमारे देश का जीडीपी है वो 7% से ग्रो कर रहा है, तो सही में ग्रो कर रहा है भाई 7% से, 7 to 8% से। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक जिसे हम लोग प्रूफ किया जा सकता है, जिनका कनेक्टेड कॉज एंड इफेक्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, जो बेस्ड है फैक्ट पर। किस पर बेस्ड है? फैक्ट पर है। बिना फैक्ट के बारे में वहां पर बात नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जिसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे बोला गया द प्राइस फॉल्स, व्हेन द प्राइस फॉल्स द पीपल ऑफन डिले देयर परचेस। बिल्कुल सही बात है कि जब प्राइस फॉल होता है तो जो पीपल होता है वो तुरंत जो है सामान को ले लेता है। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि जब प्राइस कम होता है तो हम लोग क्या होता है कि ज्यादा सामान खरीदते हैं, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये भाई प्रूवन है कि जब प्राइस कम होता है किसी चीज का तो हम लोग ज्यादा उस चीज को खरीदते हैं, या लोग उसे चीजों को खरीदते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रहा है। अगर कोई इकोनॉमिस्ट ये बोल रहा है कि क्या होगा, व्हाट ought टू बी, और क्या होना चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे देश का जो हो सकता है जीडीपी जो है आने वाले मतलब 2025 से हमारे देश का जीडीपी होगा 10% से ग्रो करेगा। कितना परसेंट से? 10% से। तो हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है, मतलब जिसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते कि ये डेफिनेटली होगा। ठीक है। इसका मतलब वो कौन सी इकोनॉमी है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है। मेक्स ऑन रिकमेंडेशन, इसको राय बोलते हैं या फिर अपना रिकमेंडेशन से होता है, ये फैक्ट पर बेस्ड नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पर्सपेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव जिसका प्रॉपर एक तरीके से आपको तथ्य या फैक्ट्स मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव जिसका प्रॉपर अपने हिसाब से यहाँ, हाँ भाई किसी ने बोला 10%, कोई बोल रहा है कि 6% ही ग्रो करेगा, किसी ने बोला भाई -% ग्रो करेगा। सबका अपना अपना राय है, अपना अपना ओपिनियन है। तो ओपिनियन वाला जो बात होता है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, और जो फैक्ट वाला बात होता है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होगा। ठीक है। अब आते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। हमारे देश का जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, मतलब हमारे देश में मैंने बोला
की प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्या निकल के आता है भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से चॉइस की प्रॉब्लम निकल के आई, क्या आई, चॉइस, चॉइस की मतलब लोगों को चॉइस की कमी होती है। तो अगर इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो हमें तीन चीज अपनी इकोनॉमी से पूछना होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का, तो हम लोग तीन तरीके से दूर कर सकते हैं। अगर कोई इकोनॉमी ये पूछ रही है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ भी चीज प्रोड्यूस मत करो, जो आपको आपके कंट्री में डिमांड है, ठीक है, उसी चीज का प्रोडक्शन करो ताकि आप उसको सप्लाई करा सको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिमांड और सप्लाई को मीट करने के लिए जिस चीज का प्रोडक्शन होना है उसी चीज का प्रोडक्शन करो। तो अगर ये सवाल कोई इकोनॉमी पूछ लेता है, इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है खत्म हो सकता है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, किससे प्रोड्यूस करना है, क्या हमको प्रोडक्शन प्रोडक्शन मशीन से करना है, क्या हम लोगों को प्रोडक्शन लेबर से करना है, लेबर ज्यादा फायदेमंद है या फिर मशीन ज्यादा फायदेमंद है, कम कॉस्ट कहाँ पड़ रहा है, जहां पर कॉस्ट कम पड़ेगा वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम लोग ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या चिल्ड्रन के लिए बना रहे हैं, मेन के लिए बना रहे हैं, कि ज्यादा डिमांड मेन का प्रोडक्ट है कि वुमेन का प्रोडक्ट है। तो वो अगर सवाल पूछ लेंगे तो हमारी आधी प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की खत्म हो जाएगी। तो ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर कोई भी इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम अगर ढूंढ लेती है तो अपनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को है वो उसको आने नहीं देगी और एक तरीके से शानदार तरीके से बढ़ सकती है इकोनॉमी। तो आई होप सो ये भी चीज कंप्लीट होगा आपका यहाँ तक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, क्या चीज, अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। तो मैंने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दो जो है जोन है या फिर दो ब्रांचेस हैं, कौन कौन से भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जाता है, जूम्स ऑन द डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस, कि जो भी इंडिविजुअल बिजनेस के द्वारा या फिर इंडिविजुअल इंसान के बारे में जो डिसीजन ले रहा है अपनी इकोनॉमी के बारे में या फिर अपना अपना जो डिसीजन ले रहा है उसको किसके अंदर आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर पूरी इकोनॉमी को एज अ होल मान के, जैसे हम अपने देश के मान लो कि निकाल रहे हैं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना है, तो इन्फ्लेशन हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई हमारे देश में ये प्याज महंगा हो गया तो पूरा महंगाई आ गया, नहीं। उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है, 278 299 बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, उन सब सारे प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस से रिलेटेड है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस थ्योरी से रिलेटेड है, इनकम थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। ये स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट को, क्या किसके, इंडिविजुअल यूनिट को, और ये क्या करता है, होल इकोनॉमी को स्टडी करता है, किसको, होल इकोनॉमी को, पूरे इकोनॉमी को स्टडी करके चलता है। तो आई होप सो दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यहाँ पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, किसके बारे में, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में। दूसरा कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बारे में पता लगाते हैं कि एक इंडिविजुअल का डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। यहाँ पर हम एग्रीगेट पूरा डिमांड और सप्लाई कितना है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड कितना है, जैसे मान लो कि राम है, राम ने कितना डिमांड करा, मान लो 5 पेंसिल का डिमांड करा, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन हमारे देश में टोटल पेन का डिमांड कितना हुआ है, टोटल पॉपुलेशन के द्वारा टोटल जो है वो डिमांड कितना किया गया पेन का, तो मान लो कि 5000 पेन का डिमांड किया गया, तो ये क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये प्राइस पर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का, कि एक प्राइस कितना होगा कमोडिटी पर निर्भर करता है। लेकिन ये इनकम पर, कि एक देश का इनकम कितना होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, तो उसके देश में रोजगार कितना है, देश का इनकम कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। ये एग्रीगेशन डिग्री पर, और ये हाईएस्ट एग्रीगेशन डिग्री पर, ये लिमिटेड एग्रीगेशन डिग्री पर, मतलब इसमें जो ज्यादातर एग्रीगेट लेवल पर काम नहीं किया जाता, यहाँ पर एग्रीगेट पूरे लेवल पर काम किया जाता है। इन यहाँ पर एग्जांपल में देखा जाए, इंडिविजुअल आउटपुट, एक इंसान का आउटपुट कितना निकल के आया, ठीक है, इंडिविजुअल का इनकम क्या है, इंडिविजुअल का डिमांड क्या है, इंडिविजुअल का सप्लाई क्या है, उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या, नेशनल आउटपुट, हमारे देश में कितना सामान बना, हमारे देश का टोटल डिमांड कितना है, हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड कितना है, एग्रीगेट सप्लाई कितना है, हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है, हमारे देश में महंगाई कितना है, वो सब के बारे में कहाँ पर स्टडी करते हैं हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो का मतलब होता है बिग, जैसा कि मैंने बताया, लार्जर लेवल पर, और इसको स्मॉल मतलब स्मॉलर लेवल पर। तो आई होप सो ये भी चीज कंप्लीट होगा। अब आगे आते हैं भाई, सिंपल इकोनॉमी वर्सेस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, क्या अंतर है भाई सिंपल इकोनॉमी वर्सेस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में,
ये बात भी देख लेते हैं। तो सिंपल इकोनॉमी क्या होता है? तो ये जो इकोनॉमी या इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज लो, अगर इनकम ऑफ द पीपल क्या है? लो है। क्या है? जब अगर लोगों का जो इनकम है अगर लो है देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल इकोनॉमी। जहां पर या जिस जिस इकोनॉमी में जो लोगों का इनकम जो होता है लो होता है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर जो श्रीलंका हो गया, ये सब सारे देश हैं जहां पर क्या है? लोगों का इनकम लो है, तो वो किसके अंदर आएंगे? सिंपल इकोनॉमी के अंदर। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होता है भाई? जहां पर लोगों का इनकम जो होता है वो हाई होता है, हाई इनकम होता है। हाई इनकम कहां पर है भाई? एक तरीके से अब मान लो यूएसए में है, जापान में है, जहां पर लोगों का इनकम है बहुत हाई है, इसका मतलब वो कौन सी इकोनॉमी है? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आके आते हैं, पहला पहला क्लियर हो गया। दूसरा, वांट्स आर मल्टीपल एंड बट नॉट सो। वांट्स जो होता है वो ज्यादा मल्टीपल होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब लोगों का जो वांट्स होता है मल्टीपल होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर वांट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस, और बहुत ज्यादा लोगों को वांट्स रहता है, जरूरत है। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस में इंटरडिपेंडेंस जो लिमिटेड रहता है, इसमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत हाई होता है, एक दूसरे पर निर्भर बहुत ज्यादा होते हैं। डिग्री ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर जो सेल और परचेज किया जाता है, सेल और परचेज किया जाता है गुड्स और सर्विस का, वो बहुत मॉडरेट मात्रा में, बहुत स्मॉलर मात्रा या स्मॉल या मॉडरेट में किया जाता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर जो सेल और परचेज जो होता है, ठीक है, सेल और परचेज जो होता है बहुत लार्ज डिग्री में होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, हाई स्केल पर होता है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है? आई होप सो ये भी चीज कंप्लीट होगा आपका। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाए तो बाय एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल द लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर हम लोग कुछ लोगों के बारे में पढ़ लिए तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जान रहे हैं, तो वो कहां पर स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक ग्रुप ऑफ आदमी से कर रहे हैं, पूरे देश को नहीं ले रहे हैं। ठीक है? ग्रुप ऑफ आदमी, 2-4 आदमी, 10 आदमी, तो वहां से लॉ ऑफ डिमांड निकल के आ गया। जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग द इकोनॉमी हैज अ ग्रेट इंफ्लुएंस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जनरल प्राइस कितना बढ़ रहा है घट रहा है किसी भी प्रोडक्ट का। अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट सबका लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? अब मान लो कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, फिर दूसरा इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, फिर सबका मिलाते हैं, किसी का कम हुआ किसी का ज्यादा हुआ, तो सबको मिलाते हैं, फिर वो माइक्रो में आता है। ठीक है? पहले वो माइक्रो में था, मतलब इंडिविजुअल पे बात हुआ है। नेशनल इनकम के बारे में, जहां पर सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल यूनिट है, इसलिए वो रिलेटेड है माइक्रो की। हर एक इंडिविजुअल यूनिट को बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो, जो कि एक तरीके से अल्टीमेटली हम लोग मैक्रो का ही एक पार्ट है, क्योंकि समंदर के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा मैक्रो हो गया। एग्रीगेट डिमांड, पूरा डिमांड और पूरा सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग एक तरीके से मैक्रो में बात कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। अगर बात किया जाए सेंट्रली, देखो 3 इकोनॉमी होता है, एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है भाई? अगर जिस इकोनॉमी में पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में, किसके हाथ में? अगर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, सारा डिसीजन जो है, डिसीजन जो मेक कर रही है, जो डिसीजन जो ले रही है, वो सारा कौन ले रही है? गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है? कि प्राइस क्या रहेगा भाई, ठीक है, डिमांड कैसे क्रिएट करना है, सप्लाई कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, सारी चीजें अगर सरकार तय कर रही है देन दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल्ड और सेंट्रल इकोनॉमिक या सेंट्रल इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी। इसका एग्जांपल है रशिया है, चाइना है। ठीक है? रशिया और चाइना क्या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, जहां पर ज्यादातर डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। फ्री इकोनॉमी क्या होता है? जहां पर ज्यादा जो डिसीजन होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या मतलब? क्या कोई भी आदमी अपने हिसाब से अपनी प्राइस को तय कर सकता है और उसको मार्केट के हिसाब से उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, उसको हम लोग फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी। जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत मिनिमम होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल इज मिनिमम। क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल क्या रहता है? मिनिमम होता है, बहुत कम कंट्रोल रहता है इन गवर्नमेंट का, तो उसको हम लोग फ्री इकोनॉमी, जैसे कि यूएसए हो गया, जापान हो गया। ठीक है? तो ये सब ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सब क्या है? एक तरीके से किसके अंदर आएगा? फ्री इकोनॉमी के अंदर। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर काम करे, प्राइवेट को भी फ्रीडम है और गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, मतलब एक तरीके से दोनों का रोल है, जितना रोल प्राइवेट का उतना रोल गवर्नमेंट का। तो हमारे देश ने, इंडिया ने सबसे पहली बार जो मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्मेशन करा था, और हमारे देश ने प्लानिंग के थ्रू इसमें अडॉप्ट किया गया था हम लोगों का मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हो।
मतलब प्राइवेट को भी खुला छूट है कि अपने हिसाब से आप प्राइस तय कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी कुछ है, जैसे एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर, तो वो चीज भी लिमिटेड किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन भी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या भाई इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या नहीं है। अगर देखा जाए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इनमें क्या क्या मेजरली डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं शानदार तरीके से। तो अगर देखा जाए तो देयर इज इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल अथॉरिटी। कि सारा चीज प्रोडक्शन क्या कराना है, कंजम्पशन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सारा चीज अगर सरकार के थ्रू किया जा रहा है तो वो कौन सा हो गया, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पर ज्यादा कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का। यहाँ पर ज्यादा कंट्रोल किसका होगा, प्राइवेट का। ठीक है, और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। ठीक है, बस ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दीज इकोनॉमीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, जहां सारा जो कंट्रोल है मार्केट फोर्सेस से होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बाय अ फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है लेकिन साथ ही साथ मार्केट भी फ्री काम करता है। इकोनॉमिक डिसीजन जो रहता है मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर से लिया जाता है, या इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट पर बेस्ड होता है कि जो बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होता है वो बिजनेस रहता है, नहीं तो वो बिजनेस हट जाता है। मतलब ज्यादातर फोकस किस पर किया जाता है कि प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाए। यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन पर मोटिव फॉर द बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर। यहाँ पर सोशल वेलफेयर समाज की भलाई के लिए भी, मतलब सोशल कैसे वेलफेयर हो पाए, सोशल वेलफेयर भी, और साथ ही साथ जो है प्रॉफिट भी कैसे मेंटेन कर पाए, उन दोनों को साथ में लेकर चला जाता है। ठीक है, द कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन, यहाँ पर जो कंज्यूमर रहता है वो उसको फ्रीडम नहीं होता है कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने का, हमेशा उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर कंज्यूमर जो होता है सोवरेन रहता है, कंज्यूमर को बहुत सारा चॉइस मिलता है। ठीक है, यहाँ पर चॉइस की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर चॉइस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर इज सोवरेन एज वेल एज ए पीडीएस सिस्टम, हमारे देश में बाकी गवर्नमेंट के थ्रू भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे पीडीएस सिस्टम, जैसे गरीबों को फ्री अनाज दिया जाता है, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी में किया जाता है। तो आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा। तो आई होप सो आप लोगों को पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा शानदार तरीके से, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में चलेंगे जो इकोनॉमिक्स का है, फिर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को भी शानदार तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।